Hello dear students, welcome back in our online classes. Today in this particular class we will be discussed about futures trading in India. फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या होती है, कौन कौन सी कमोडिटीज़ में फ्यूचर ट्रेडिंग होता है, ये सब चीज़ें आज जो है डिस्कस करेंगे। फ्यूचर ट्रेडिंग एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक माना जाता है और आपके सिलेबस की ज़रूरत के अनुसार हम इसमें जो है देखेंगे कि क्या होता है और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इंडिया में कब से ये स्टार्ट हुआ है और कौन कौन सी कमोडिटीज़ को हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं, क्या सभी कमोडिटीज़ को हम फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, ये सब चीज़ें मेनली हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में जानेंगे। फ्यूचर ट्रेडिंग बच्चों एक तरह से आपका जैसे शेयर मार्केट होता है वैसे ही आपका कमोडिटी का भी ट्रेडिंग होता है, जिससे खरीदे और बेचे जाते हैं। वैसे ही आपका जो है कमोडिटी को भी खरीदा और बेचा जाता है। पहले हम जान लेते हैं कुछ बेसिक टर्म्स जो इसमें यूज होता है। जैसे फ्यूचर्स क्या होता है, फ्यूचर्स क्या होता है, फ्यूचर्स होता है कोई एग्रीमेंट होता है दो लोगों के बीच में खरीदना बेचने के लिए एट ए सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर एट ए सर्टेन प्राइस। मीन्स इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू बाय और सेल एन एसेट एट ए सर्टेन टाइम इन फ्यूचर एट ए सर्टेन प्राइस। दो लोगों के बीच में एक ऐसा समझौता, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें ये लिखा गया हो कि हम इस पर्टिकुलर चीज़ को, पर्टिकुलर एसेट को या पर्टिकुलर कमोडिटी को फ्यूचर में, भविष्य में उस दिन इस प्राइस पे खरीदेंगे या फिर बेचेंगे। खरीदने और बेचने का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो उसको हम बोलते हैं फ्यूचर्स इन सिंपल टर्म्स। तो फ्यूचर्स बेसिकली एन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा था कमोडिटीज फ्यूचर्स। कमोडिटी फ्यूचर भी आर कमोडिटीज फ्यूचर्स आल्सो एग्रीमेंट। जो हमने वहाँ पे हमने एक जनरल टर्म यूज किया था, यहाँ पे हमने कमोडिटी के केस में इसको यूज किया है। तो अगर हम ये कॉन्ट्रैक्ट किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए बनाते हैं तो उसको कमोडिटी फ्यूचर कहते हैं। मीन्स दीज आर द एग्रीमेंट टू बाय और सेल ए कमोडिटी एट ए स्पेसिफिक डेट इन फ्यूचर एट ए स्पेसिफिक प्राइस। फॉर एग्जाम्पल दो लोग हैं जो ये कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं कि भविष्य में उस पर्टिकुलर डेट को इस प्राइस पे वो इसको खरीदेंगे और बेचेंगे, तो वो होता है कमोडिटी फ्यूचर्स। अब एक पॉइंट होता है कमोडिटी एक्सचेंजेस। कमोडिटी एक्सचेंजेस ये क्या होता है? कमोडिटी एक्सचेंज जो है एक प्लेस होता है जहाँ पे बहुत सारी कमोडिटीज़ को या उनकी जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स है उनको खरीदा और बेचा जाता है। आपने BSE का नाम सुना होगा, NSE का नाम सुना होगा, MCX का नाम सुना होगा और MCDX का नाम सुना होगा। ये सब कमोडिटी एक्सचेंजेस है जहाँ पे शेयरों को खरीदा और बेचा जाता है। उसी प्रकार से कमोडिटी जहाँ पे खरीदी और बेची जाती है, जहाँ पे कमोडिटीज़ का व्यापार होता है फ्यूचर ट्रेडिंग में, उसको बोलते हैं कमोडिटी एक्सचेंजेस। और एक होता है फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑर्गेनाइजेशन है, अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन हम कह सकते हैं।
ये जो आपका कम्युनिटी ट्रेडिंग होता है या ऑनलाइन फ्यूचर ट्रेडिंग होता है कम्युनिटीज़ के केस में, उसको ये कंट्रोल करता है, उसको रेगुलेट करता है। इंडिया में 1953 में इसका स्थापना हुआ था अंडर द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1952। इसके अंतर्गत ये इसकी स्थापना हुई थी और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो पूरे कमोडिटी ट्रेडिंग को ऑब्जर्व करता है, मॉनिटर करता है, रेगुलेट करता है। अब आते हैं हमारा जो मेन टॉपिक वह है व्हाट इज फ्यूचर्स ट्रेडिंग। फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या होता है? फ्यूचर्स ट्रेडिंग मीन्स फ्यूचर्स कमोडिटी ट्रेडिंग। फ्यूचर्स ट्रेडिंग शेयर मार्केट में भी होता है, कमोडिटी मार्केट में भी होता है और बाकी और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जहाँ पे फ्यूचर्स ट्रेडिंग होता है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग एक तरह से कॉमन वर्ड है ये, जिसको हम शेयर मार्केट के लिए, शेयर के लिए भी यूज कर सकते हैं। शेयर मीन्स शेयर ऑफ कंपनीज, स्टॉक मार्केट का नाम सुना होगा ना, वैसे ही जो है आपका कमोडिटी मार्केट होता है। तो बेसिकली व्हाट इज इट? फ्यूचर ट्रेडिंग रेफर्स टू द एक्सचेंज और ट्रेड ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट of buying and selling of commodities at a commodity exchanges। तो commodity exchange है, वहाँ पे जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कमोडिटीज के, उनको खरीदा और बेचा जाता है। एक तरह से ये जो है बच्चों एक शेयर मार्केट की है जहाँ पे कमोडिटीज को बेचा खरीदा जाता है। फ्यूचर ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स ए लीगल एग्रीमेंट। फ्यूचर ट्रेडिंग में कोई ओरल एग्रीमेंट नहीं चलता है, हैंडशेक एग्रीमेंट नहीं चलते हैं। वहाँ पे लीगल एग्रीमेंट होते हैं जिसको कंट्रोल करता है फॉरवर्ड मार्केट कमीशन और डिफरेंट एक्सचेंजेस जो होते हैं। एक्सचेंजेस क्या होता है मैंने आपको बताया और बाकी अभी और आगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो फ्यूचर ट्रेडिंग इन्वॉल्व्स ए लीगल एग्रीमेंट टू बाई और सेल कमोडिटीज और देयर डेरिवेटिव्स, उसके बाय प्रोडक्ट कह सकते हो आप, एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस एट अ प्री डिटरमाइंड टाइम इन फ्यूचर। In future trading, the buyer and seller have an obligations to fulfill the contract at predetermined price, जिसको आप फ्यूचर प्राइस भी बोलते हैं, एंड टाइम जिसको आप डिलीवरी डेट भी बोलते हैं। तो व्हाट इज फ्यूचर ट्रेडिंग हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कोई एक आदमी है जिसको हम बायर 1 बोल देते हैं, ठीक है। दूसरा जो है आपका सेलर होता है, सेलर जिसको आप बी बोलते हैं, सेलर बी हो गया और बायर 1 हो गया। या हम कह सकते हैं कि एक कोई आदमी है जो बायर है और एक आदमी सेलर है और दोनों के बीच में एक लीगल एग्रीमेंट होता है। क्या एग्रीमेंट होता है? जो बायर ए है, एग्रीमेंट क्या होगा कि जो बायर ए है वो मेज खरीदेगा सेलर से, जो बायर है वो मेज खरीदेगा सेलर से। या यूँ कह सकते हैं कि सेलर जो है मेज बेचेगा बायर को, कब बेचेगा? फ्यूचर डेट पे। ये कह सकते हैं कि हम जनवरी 2021 को मक्का बेचेगा किस रेट पे? सपोज दैट 2000 रुपये क्विंटल के रेट से। तो आपका यहाँ पे जो है फ्यूचर प्राइसेस क्या हुआ, या फ्यूचर प्राइस क्या हुआ? 2000, और टाइम क्या हुआ, यानी कि डिलीवरी डेट क्या हुआ? जनवरी 2021। तो फ्यूचर ट्रेडिंग क्या हुआ कि अभी प्रेजेंट में ही इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जिसमें उन्होंने बेच दिया और खरीद लिया एक दूसरे से सामान।
क्या खरीदा, मक्का खरीद लिया, और उसकी डिलीवरी प्री डिटरमाइंड प्राइस क्या हुआ, प्री डिटरमाइंड प्राइस मतलब फ्यूचर प्राइस 2000 रुपये हो गए, और टाइम यानी कि डिलीवरी डेट क्या हुआ, जनवरी 2021। इसको मतलब बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के तहत या कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से फ्यूचर में चीजों को खरीद रहे बेच रहे हैं, उसको बोलते हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग। या अगर हम आसान शब्दों में कहें तो ट्रेडिंग ऑफ कमोडिटीज थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट अच्छा, ये जो कमोडिटी एक्सचेंजेस में जो कमोडिटीज को खरीदा और बेचा जाता है, जिनकी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, क्या हम इसमें सारी कमोडिटीज को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं? ये सारी कमोडिटीज इलिजिबल है, मतलब जितनी भी आपकी एग्रीकल्चर कमोडिटीज है, क्या सारी को खरीदा बेचा जा सकता है? यही कहें कि कौन कौन सी कमोडिटीज को खरीदा और बेचा जा सकता है, कौन कौन सी कमोडिटीज ट्रेडेबल है इन फ्यूचर्स ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग में कौन कौन सी जो है कमोडिटीज को खरीदा बेचा जाता है, तो उनकी ये उसमें ये करैक्टर्स होनी चाहिए, ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। पहला प्रॉपर्टीज क्या है कि उस कमोडिटी को हम स्टोर कर सके और लंबे समय तक वो खराब ना हो, ड्यूरेबल एंड स्टोरेबल इन नेचर होनी चाहिए। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है? मेज आप काफ़ी समय तक रख सकते हैं स्टोर करके, वीट रख सकते हैं, और सोयाबीन रख सकते हैं, कुछ पल्सेज रख सकते हैं, कुछ स्पाइसेस रख सकते हैं, ऐसी चीज़ें जिनको हम लंबे समय तक रख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सारी चीज़ों को हम कम्युनिटी बाजार में ट्रेड नहीं कर सकते हैं, पहला चीज़। दूसरा, ऐसी गुड्स को ही हम केवल मार्केट में बेच सकते हैं जिनका लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और लार्ज नंबर ऑफ सेलर हो, मतलब देयर मस्ट बी ए सिचुएशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। ऐसा नहीं है कि भाई कोई पर्टिकुलर गुड्स है जिसका केवल बायर एक ही है और सेलर एक ही, उसको आप बेच रहे हो, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा, क्या होना चाहिए उस गुड्स के लिए? लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होना चाहिए। तो आप जो भी कम्युनिटीज हमने आपको काउंट कराई होगी भी सबके लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होंगे। दूसरा, तीसरा चीज क्या है? प्राइसेस ऑफ कमोडिटी शुड बी फ्लक्चुएट ओवर द टाइम। यस, जिन गुड्स के प्राइस फ्लक्चुएट नहीं होते हैं उसको हम कम्युनिटी मार्केट में नहीं बेच सकते, क्योंकि ये जो मार्केट है या जो कम्युनिटी मार्केट है या फ्यूचर ट्रेडिंग है, ये आपके प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से ही एग्जिस्ट कर रहा है। अगर प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं है तो वहां पे कोई रिस्क नहीं है, रिस्क नहीं है तो मार्केट ही नहीं चलेगा। बेसिकली मार्केट जो चलता है वो रिस्क को मिटिगेट करने के लिए चलता है, और प्रॉफिट मेकिंग होता है तो वो प्राइस डिफरेंसेस की वजह से होता है। मान लीजिए गेहूं का प्राइस या मैच का प्राइस हमेशा 2000 रुपये क्विंटल रहे, तो क्या उसमें आप ट्रेड करेंगे? नहीं, क्योंकि वहां पे कोई रिस्क ही नहीं है, वहां से न तो फायदा होने वाला हमको न घाटा होने वाला है, तो क्यों हम उसको एक्स्ट्रा में ही फ्यूचर में खरीद के रख लें अभी। तीसरा क्या होना चाहिए? कमोडिटी शुड बी ट्रेडेबल और ट्रांसफरेबल। कमोडिटी को हम बेच सकते हैं, जिसकी ओनरशिप को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी कमोडिटी होनी चाहिए। पांचवा है, देयर शुड बी ए फ्री फ्लो ऑफ कमोडिटी टू और फ्रॉम द मार्केट विदाउट इंटरफेरेंस। कमोडिटीज को जो है ना रिस्ट्रिक्शन नहीं होने चाहिए गवर्नमेंट का या किसी और चीज का। मतलब यहाँ पे आपका जो है कमोडिटी का जो फ्लो है वो मार्केट फोर्सेस के हिसाब से होना चाहिए। मतलब कितना डिमांड है, कितना सप्लाई है, उस पर गवर्नमेंट को रेस्ट्रिक्शन ना करे, किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये कैरेक्टर्स जिन कमोडिटीज में होगा उनको आप फ्यूचर ट्रेडिंग में खरीद और बेच सकते। इसमें दो प्रकार की गुड्स होती है जनरली। अभी तक मैं आपको एग्जांपल दे रहा था केवल एग्रीकल्चर गुड्स का ही, लेकिन कमोडिटी मार्केट में हम दो प्रकार की गुड्स को ट्रेड कर सकते हैं। एक तो एग्रीकल्चर गुड्स हो गई, दूसरा नॉन एग्रीकल्चर गुड्स। एग्रीकल्चर गुड्स में तो ऐसी गुड्स जो हमने ऑलरेडी आपके करेक्टरिस्टिक बता दिए कि ऐसी गुड ऐसे करेक्टरिस्टिक जिन गुड्स में वो बेच सकते हैं। कॉटन हो गया, आपने नाम सुना होगा, कॉटन का इतना भाव होगा, कैस्टर का हो गया है, और जूट का हो गया, टर्मरिक हो गया, मतलब बहुत सारी गुड्स है जिनको आप फ्यूचर कम्युनिटी मार्केट में बेच सकते हैं।
कुछ होती है नॉन एग्रीकल्चरल गुड्स कमोडिटीज भी होती है, जैसे क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कॉपर, बॉक्साइट, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, ये सब चीज़ें ऐसी है जिनको आप नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटीज बोलते हैं और जिनका फ्यूचर ट्रेडिंग होता है। फ्यूचर ट्रेडिंग का मतलब प्रेजेंट में ही आप उसको खरीद बेच रहे हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से कि भाई फला डेट को मैं आपसे इतना माल खरीदूंगा या आपका इतना माल बेचूंगा। अब यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ मैं कि मान लेते हैं कोई आदमी है जो जनवरी 2021 को मैच बेचेगा और कोई आदमी जो उस डेट को खरीदेगा, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट में हुआ, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उनका जो सेटलमेंट हो वो फिजिकल सेटलमेंट हो, कैश सेटलमेंट भी हो सकता है। मतलब फ्यूचर्स ट्रेडिंग में सेटलमेंट दो प्रकार से होता है, एक तो कैश और एक फिजिकल। मतलब मान लें एक तो कि उस दिन आपने कमोडिटी दिया और सेटलमेंट हो गया, पैसे लिया कमोडिटी दिया सेटलमेंट हो गया। दूसरा क्या हो सकता है कि उस डेट को मेज का प्राइसेस कितना है, मान लो बेचने वाले ने करार किया था कि 2000 के हिसाब से वो बेचेगा, लेकिन वहां पे मार्केट में जो रेट रहा जनवरी 2021 में वो 3000 हुआ, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना 1000 का डिफरेंस आ गया। तो ये जो केस डिफरेंस है, जो रेट का डिफरेंस है, इसी को जो है वो उसको पे कर देगा, तो वो सेटलमेंट माना जाएगा। मतलब जो डिफरेंस है वही आपका सेटलमेंट इसमें होगा। ये तो आप बात वही है, या तो आप आपका जो कम्युनिटी वो दो या उस पर जो प्रॉफिट होने वाला था वो दो, तो यहाँ पे दोनों तरह से सेटलमेंट किया जा सकता है। अब इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा देख लेते हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या, कब से स्टार्ट हो रहा है। तो इंडिया में सबसे पहले जो है 1875 में फर्स्ट फ्यूचर मार्केट जो है स्टार्ट हुआ था, जिसका नाम था बॉम्बे कॉटन ट्रेड एसोसिएशन लिमिटेड। ये एक्सचेंज था जो इसमें ट्रेड करता था कॉटन में। तो सबसे पहले फ्यूचर्स ट्रेडिंग या कमोडिटी ट्रेडिंग कब से स्टार्ट हुआ, 1875 में, और किस में हुआ, कॉटन में। और कौन से एक्सचेंज पे हुआ या कौन से उस टाइम पे जो एक्सचेंज था, बॉम्बे कॉटन ट्रेड एसोसिएशन लिमिटेड। फ्यूचर ट्रेडिंग इन ऑयल सीड्स ओरिजिनेटेड विद द सेटिंग अप ऑफ गुजराती व्यापारी मंडली 1900 में ये स्टार्ट हुआ। मतलब उसके बाद में, कॉटन के बाद में ऑयल सीड में इसकी शुरुआत हुई 1900 में। उसके बाद में सेम गुजराती व्यापारी मंडली जो है मूंगफली में, केस्टर में और कॉटन में भी ट्रेडिंग करने लग गए। और उसके बाद में 1919 में और 1927 में जो है आके जूट में भी, रा जूट जो होता है, रा जूट में भी फ्यूचर ट्रेडिंग होने लग गई। फिर पेपर और स्पाइसेस में जो है आपका होने लग गया, कुछ स्पाइसेस क्रॉप है या स्पाइसेस कमोडिटीज है, उसमें भी आपका ट्रेड होने लग गया 1957 तक। तो इस तरह से ये जो है हिस्टोरिकल प्रोसेस रहा, किस तरह से फ्यूचर ट्रेडिंग इंडिया में ओरिजिनेट हुआ। अच्छा, अब आप लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि फ्यूचर ट्रेडिंग करता कौन है या इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो देखिए भाई, नॉर्मल किसान ही सब नहीं करता है। नॉर्मल किसान की इतना लेवल नहीं होता कि वो फ्यूचर ट्रेडिंग करे। फ्यूचर ट्रेडिंग करने के लिए आपको के पास मार्केट का पूरा नॉलेज होना चाहिए, सारी चीज़ें आप समझ में आपको आनी चाहिए, और गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन का भी आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए जो है गवर्नमेंट इसमें डायरेक्टली किसी फार्मर को अलाउ नहीं करता या फार्मर भी नहीं जा पाता, वो पॉसिबल ही नहीं है उसके, क्योंकि शेयर मार्केट होता है उसमें। आज आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शेयर मार्केट को भी कोई नॉर्मल आदमी जो है उसमें पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकता। उसमें भी आप ब्रोकर के थ्रू यानी कि थर्ड पार्टी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि नॉर्मल आदमी समझता नहीं उसके अप्स एंड डाउन्स को, उसके टर्मिनोलॉजी को, उसके रूल्स रेगुलेशन को, उसी मैकेनिज्म को। सेम चीज़ जो है आपको कमोडिटी फ्यूचर
मार्केट में भी लागू होता है। तो यहाँ पे जो मेजर पार्टिसिपेंट्स होते हैं या जो इसके मेजर प्लेयर होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं ट्रेडर्स। जो व्यापारी लोग हैं वही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो हेजर जिनको बोलते हैं, स्पेकुलेटर जिनको बोलते हैं, आर्बिट्रेजर जिनको बोलते हैं, एग्रीगेटर्स जिनको बोलते हैं, ब्रोकर जिनको बोलते हैं, एक्सचेंज और रेगुलेटर, ये जो इसके मेन मेजर पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ये लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये लोग फ्यूचर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होते हैं। ये लोग मिलकर फ्यूचर ट्रेडिंग को चलाते हैं। अब इन किसका क्या काम है? ट्रेडर्स अपने मुनाफा कमाने के लिए वो इसमें पार्टिसिपेट करता है। हेजर अपना रिस्क बचाने के लिए, अपने रिस्क को कम करने के लिए पार्टिसिपेट करता है। स्पेकुलेटर अपना फ़ायदा या प्रॉफिट अर्न करने के लिए इसमें पार्टिसिपेट करता है। आर्बिट्रेजर भी जो है अपना प्रॉफिट या जो अपना रिस्क उसको कम करने के लिए करता है। एग्रीगेटर्स जो है भी उसको भी फ़ायदा होता है मार्केट में, इसलिए वो इसमें पार्टिसिपेट करता है। ब्रोकर अपनी सेवाएं देके अपना मुनाफा कमाता है। एक्सचेंज जो है मार्केट प्लेस होता है जहाँ पे ये सब चीज़ें खरीदा बेचा जाता है। और रेगुलेटर जो कि FMC मार्केट फॉरवर्ड कमीशन या फॉरवर्ड मार्केट कमीशन होता है, जो कि पूरी प्रोसेस को देखता है कि कोई कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। तो ये बेसिकली यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होने चाहिए, तभी आपका परफेक्ट या एफिशिएंट मार्केट होगा और उससे ही आपका जो है रिस्क जो है वो कम होगा। तो मेजर अगर पार्टिसिपेंट की बात करें, मेजर क्लाइंट्स की बात करें इसकी, तो आप जाएंगे कि इसमें ट्रेडर्स आएंगे, हेजर्स आएंगे, स्पेकुलेटर्स आएंगे, आर्बिट्रेजर्स आएंगे और एग्रीगेटर्स क्या होता है। देखिए आप मैं यहाँ पे हर टर्म का यूज़ बताने में बहुत लेंथी हो जाएगा, लेकिन मैं सेपरेट वो बनाऊंगा एक वीडियो जिसमें हम स्पेकुलेटर और हेजर्स पे स्पेशली फोकस करेंगे। तो यहाँ पर ट्रेडर्स आप समझते हैं ट्रेडर्स क्या होता है, और दूसरा टर्म है यहाँ पे एक एग्रीगेटर्स। एग्रीगेटर्स क्या होता है? जो ट्रेडर्स के लिए काम करते हैं, मतलब जो असेंबल करते हैं, कलेक्शन ऑफ कमोडिटीज करते हैं, किसानों से खरीद के व्यापारी को देते हैं, वो लोग जो मिडिल मैन होते हैं उनको एग्रीगेटर्स बोलते हैं। ब्रोकर्स आप जानते हैं, एक्सचेंज आप जानते हैं। ये यहाँ पे जो कमोडिटी फ्यूचर मार्केट जो होता है जहाँ पे कमोडिटीज का ट्रेडिंग होता है, वो उसका एक स्ट्रक्चर इंडिया में कैसा है वो थोड़ा देख लेते हैं। भाई देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ओवरऑल कंट्रोल में होता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कंज्यूमर अफेयर्स के थ्रू इसको कंट्रोल करता है। और वो क्या है, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन के थ्रू आपको इसको गवर्न करता है, रेगुलेट करता है। और फॉरवर्ड मार्केट कमीशन के अंतर्गत क्या आता है, डिफरेंट कमोडिटी एक्सचेंजेस होते हैं जहाँ पे कमोडिटीज को खरीदा और बेचा जा सकता है। ये कह सकते हैं कि कमोडिटी एक्सचेंज जो है जो मार्केट्स होते हैं, तो ये मार्केट्स बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, अभी बात करेंगे मार्केट्स या कमोडिटी एक्सचेंज जो है दो प्रकार के होते हैं, नेशनल लेवल के होते हैं और एक रीजनल लेवल के होते हैं। जैसे नेशनल लेवल के एक्सचेंजेस की बात करें तो NCDX हो गया, MCX हो गया, NMCE हो गया, ये सबके फुल फॉर्म है जो आप लोग अभी आगे देख लेंगे। और दूसरा था रीजनल, कुछ ऐसे होते हैं जो नेशनल लेवल के नहीं होंगे, रीजनल है, जैसे पर्टिकुलर रीजन में होता है। जैसे गुजरात में कोई काम कर रहा है, कोई कोलकाता में कर रहा है, कोई नेशनल लेवल पे रीजनल लेवल पे काम करते हैं। इस तरीके से बहुत सारे एक्सचेंजेस काम करते हैं इंडिया में। यहाँ पे मेजर एक्सचेंजेस की बात कर सकते हैं कि कौन कौन से मेजर ऐसे एक्सचेंजेस जहाँ पे मैक्सिमम ट्रेडिंग होता है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि 99% जो है ट्रेडिंग वो इन 6 एक्सचेंजेस में होती है इंडिया में। मतलब 6 कौन कौन से हैं? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जिसको MCX इंडिया बोलते हैं, जो कि मुंबई में बेस्ड है। दूसरा होता है NCDEX, जिसको आप बोलते हैं नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये भी मुंबई में है। तीसरा है नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जो कि अहमदाबाद में है। ये सब नेशनल लेवल के हैं। इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज, जो कि न्यू दिल्ली में है, ये SCE डेरिवेटिव्स एंड कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड मुंबई में है। और यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड नेवी मुंबई में। देखिए आप यहाँ पे कहीं पे भी BSE और NSE नहीं दिख रहा होगा,
क्योंकि वो शेयर मार्केट के एक्सचेंजेस हैं, वहाँ पे शेयर बेचा जाता है। लेकिन कम्युनिटी मार्केट के एक्सचेंजेस ये हैं। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा कि शेयर मार्केट के एक्सचेंजेस और कम्युनिटी मार्केट एक्सचेंज दोनों डिफरेंट है, दोनों अलग अलग कम्युनिटीज, दोनों ये अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बेचे और खरीदे जा सकते हैं। वहाँ पे शेयर को बेचा जाता है, यहाँ पे कम्युनिटीज को बेचा जाता है। दोनों का प्रोसीजर लगभग सेम है, बट चीज़ें अलग अलग है। यहाँ पे एक टेबल के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है कि जैसे 2013-14 के डेटा हैं, वहाँ पे कौन कौन से मेजर एक्सचेंजेस, सेम चीज़ ही है जो यहाँ पे, जैसे कम्युनिटी स्पेसिफिक रीजनल एक्सचेंजेस हो गए, जैसे कि देखिए बीकानेर कम्युनिटी एक्सचेंज जो है बीकानेर में, राजस्थान में है, वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से डील करता होगा। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो कॉटन से डील करती है। तो यहाँ पे कुछ कम्युनिटी स्पेसिफिक रीजनल एक्सचेंजेस भी हैं और नेशनल लेवल के एक्सचेंजेस भी, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं अपने नोटबुक में। अब बात करते हैं कि भाई फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं क्यों हम लोग, क्यों, क्या ज़रूरत पड़ी है, इससे फ़ायदा क्या है। देखिए हमने पहले बात किया कि फ्यूचर ट्रेडिंग जो है ट्रेडर लोग करते हैं या कॉमर्शियल बायर लोग करते हैं, या जो बहुत बड़े कॉर्पोरेट प्लेयर्स हैं, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वो लोग करते हैं। आय काम किसान नहीं करता है। और ये क्यों करता है, इनके अपने अपने मोटिव होते हैं, अपने अपने रीजंस होते हैं करने के। जैसे स्पेकुलेटर्स, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुनाफा कमाने के लिए ट्रेडिंग करते हैं, मतलब कम प्राइस पे खरीदेंगे और ज़्यादा प्राइस पे बेच देंगे, उनको एक डिफरेंट प्राइस डिफरेंस से कुछ मुनाफा हो जाएगा। कुछ लोग इसलिए करते हैं कि उनको रिस्क होता है कि जैसे मान लीजिए कोई जो है डील कर रहा है, कोई ट्रेडर्स डील कर रहा है मेज में, कि भाई आज वो मेज खरीदा है 2000 क्रेडिट से, सपोज दैट, फिर उसको डाउट है कि भाई फ्यूचर में इसके भाव जो है गिर जाएंगे या बढ़ जाएंगे। 2000 में आज खरीदा है और फ्यूचर में इसके जो है दाम 5000 होने वाले हैं, तो उसको एक रिस्क है कि यार मेरे को इसमें नुकसान हो जाएगा। तो क्या करता है, आज ही के दिन फ्यूचर की डेट में कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, सो दैट कि अगर मान लो प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो उसका जो है घाटा नहीं होगा, और प्राइसेस गिर जाएंगे तो उसको फर्क भी नहीं पड़ेगा। कुल मिला के वो कुछ लोगों का मोटिव यहाँ पे केवल रिस्क को मिनिमाइज करने का, रिस्क को कम करने का ही होता है, जिसको हम हेजर्स बोलते हैं। और जिनको प्रॉफिट कमाने का मोटिव होता है उनको हम बोलते हैं स्पेकुलेटर्स। कुछ लोग इसलिए भी करते हैं कि उनको उसी प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से उनका बिजनेस चलता है, जिनको आप बोलते हैं ब्रोकर्स। वो अपनी सेवाएं देते हैं और अपना प्रॉफिट, अपना आजीविका या फिर उसको बोलते तो आप उसका अपना लाइफ चलाते हैं, उसी से उसका इनकम होता है। इसलिए भी लोग फ्यूचर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे कुछ हमने फ़ायदे इसके बताए हैं, जैसे कि डिस्ट्रेस सेल बाय फार्मर्स को बचाया जा सकता है। जो किसान जो बम्पर प्रोडक्शन के टाइम पे बहुत सस्ते में माल बेच देते हैं या कम्युनिटीज़ को बेच देते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, किसी ट्रेडर्स या किसी ब्रोकर के थ्रू जो है बड़े किसान हैं वो उसको कम्युनिटी मार्केट में उसको बेच सकते हैं फ्यूचर में। तो उससे क्या है कि उसके, और फिर बेचेंगे तो उसको स्टोर करना पड़ेगा। तो क्या होता है कि जो बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं ना, वहाँ पे वेयर हाउसिंग फैसिलिटी भी होती है। तो किसान क्या करता है, वहाँ लेकर अपना माल रख देता है और वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। तो उससे जो है डिस्ट्रेस सेल से बचा जा सकता है। एक लेवल तक ये जो है बड़े फार्मर्स के लिए फ़ायदेमंद है। तो ये कुछ इसके एडवांटेज हैं। तो अब हम इसका समरी पे आते हैं कि इस लेक्चर में हमने क्या सीखा। फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है ये जाना, उसकी हिस्ट्री के बारे में जाना, और कौन कौन सी कमोडिटीज़ को हम ट्रेड कर सकते हैं ये जाना, कौन कौन से मेजर कमोडिटी मार्केट्स हैं वो जाना, और इससे क्या फ़ायदा हो सकता है वो जाना। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, कुछ आप इसे सीखे होंगे। इसको आप 2 बार देखिए, एटलीस्ट समझ में आएगा। थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन
आसान है। तो आपको केवल इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि शेयर मार्केट क्या होता है और कमोडिटी मार्केट क्या होता है, दोनों सेपरेट होता है। शेयर मार्केट में किसी कंपनीज का शेयर को बेचा और खरीदा जा सकता है, कमोडिटी मार्केट में कमोडिटीज़ को बेचा और खरीदा जा सकता है, जो कि दो प्रकार की होती है, एग्रीकल्चर कमोडिटीज और नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटीज़, जो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया। तो थैंक यू गाइज फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करो, सब्सक्राइब कर लिया हो आपने, लाइक्स तो आप कर ही देंगे। थैंक यू गाइज।